नमस्कार, वेलकम टू वेदांत कंपटीशन क्लासेस। मित्रों, आज की इस क्लास में हम लोग इंटरनेट को समझेंगे बारीकी से, कैसे काम करता है और क्या क्या उसकी ऐसी स्पेसिफिकेशन होती है। इसका एक रोड मैप आपकी स्क्रीन के सामने बना हुआ है। हम समझेंगे कि सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट के बाद देखेंगे कि इंट्रानेट क्या है, एक्स्ट्रानेट क्या है। उसके बाद अगली कड़ी में समझेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या होती है। जैसे आपने बहुत सारा नाम सुना होगा वीओआईपी का, वीओएलटीई का। जब 4G आया था उस टाइम आप पहली बार इस टर्म से परिचित हुए होंगे कि वीओएलटीई का मतलब क्या होता है। साथ ही कुकीज क्या है और कैसे काम करते हैं आपके सिस्टम में, ये भी हम समझेंगे। उसके बाद वेब टूल कौन कौन से होते हैं, चाहे वो ब्राउजर की बात हो चाहे सर्च इंजन की बात हो, ये भी समझेंगे। वेबसाइट की एनाटॉमी को देखेंगे, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। और उसी कड़ी में हम समझेंगे यूआरएल, यूआरआई और यूएन या यूआरएल किसे कहते हैं। साथ ही हम लोग जानेंगे कि इंटरनेट को चलाने के लिए किन किन केबल्स की आवश्यकता होती है, या हम जो इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं वो कैसे हम तक पहुंचता है और हम सर्वर तक कैसे पहुंचते हैं। ये सारी जानकारी आज के इस सेशन में हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इंटरनेट के जो तीन मुख्य प्रकार है। ये भी मत समझिएगा कि सिर्फ तीन ही प्रकार होते हैं। जैसे आपने डार्क नेट का नाम सुना होगा, डार्क वेब का नाम सुना होगा, वो एक अलग क्षेत्र है अपना। लेकिन फिर भी जो प्रचलित क्षेत्र है उनमें से जो तीन है वो देखते हैं। नंबर एक पे है इंटरनेट, जिसे आप और हम यूज करते हैं। क्या होता है समझिए, वाइड एरिया नेटवर्क, पूरे ग्लोब में काम करने वाला नेटवर्क। ठीक है, जैसे हम फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, कोई वेबसाइट विजिट करते हैं, ये पूरी दुनिया में इनको कोई भी एक्सेस कर सकता हो, बशर्ते ये है कि वहां की गवर्नमेंट ने उसको ब्लॉक ना किया हो। ठीक है, हालांकि इस लाइन को मैं हटा सकता था लेकिन मैंने नहीं हटाया। सिर्फ इसलिए नहीं हटाया ताकि आप लोगों को एक चीज मैं बता सकूं कि एआई, मैंने पिछली भी क्लास में कहा था कि इस समय जो जियो फ्री चल रहा है 5G या एयरटेल 5G फ्री है, वो सिर्फ हम लोगों के उसको ये कहें कि अगर हम लोग समझ पाए कि 5G क्या होता है इसलिए फ्री है, तो ये बिल्कुल नहीं। डेटा कलेक्शन का काम चल रहा है और समझिए कितना घटिया डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। आप ग्रोक जैसे प्लेटफॉर्म को अगर यूज करते होंगे तो समझ पा रहे होंगे कि ग्रोक जैसे प्लेटफॉर्म एलन मस्क ने उसको मतलब बनाया है, एलन मस्क की कंपनी का है। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी डेटा कलेक्शन में जो लिस्ट में नाम आता है वो आपका उस कंपनी का भी आता है, ट्विटर का भी आता है, उस पर कंकरेंट डेटा होता है। और वो कैसा डेटा अपने पास रखते हैं, इंडियंस के बारे में कैसी घटिया अवधारणाएं एआई आजकल विकसित कर पा रहा है, ये आप इस लाइन को पढ़ करके समझ पा रहे होंगे। मैंने सिर्फ उससे कहा था कि इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट पर एक कंपेयर करने के लिए एक छोटी सी स्लाइड तैयार करो, और उसमें कैसे शब्दों का यूज किया है ये देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि इंडियंस की छवि विदेशों में इतनी खराब क्यों है। खैर, अलग बात है। यूजर्स की बात करें, इंटरनेट का यूजर्स क्या है? एनीवन, कोई भी जिसके पास वैलिड कनेक्शन हो इंटरनेट को यूज कर सकता है। सिक्योरिटी, एंटीवायरस का इस्तेमाल होता है अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए। हालांकि आपके सिस्टम में फायरवॉल भी होती है, आप अलग से एंटीवायरस भी ले सकते हैं। आप जानते हैं क्विक हील हो, एवास्ट हो, एम कैफे हो वगैरह करके बहुत सारे, जैसे सिक्योरिटी 360 हो गया, ये सारे एंटीवायरस के नाम हैं। आप इनको इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप बैंकिंग का काम करते हैं या बहुत ज़्यादा आप ऑनलाइन रहते हैं तो। एग्जाम्पल के तौर पर गूगल है, google.com पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। कोई भी वेबसाइट जिसका एड्रेस आपके पास है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं अगर बैन नहीं है तो। ये तो एक कॉमनली हम लोग समझते हैं इंटरनेट की बात थी। दूसरी अगर हम बात करें तो हमारे सामने दूसरा एग्जाम्पल है इंट्रानेट का। मतलब ये है एक प्राइवेट नेटवर्क जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलता है। एक संस्था या ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मान लीजिए मिलिट्री हो गई, ठीक है, या बैंकिंग सेक्टर हो गया, या हेल्थ सेक्टर हो गया, या कोई भी ऐसा सेक्टर जिसको बाहरी यूजर्स के डेटा से कोई मतलब नहीं है,
जो अपने गवर्नमेंट के सॉरी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटा को एक्सेस करना, उसकी पहुंच रखना, उसको मैनिपुलेट करना या कुछ भी करना हो डेटा पर, वो बड़े आराम से किया जा सके, वो आपका इंट्रानेट कहलाता है। जैसे कि अगर एक्सेस की बात करें, इसको कौन एक्सेस कर सकता है? पहली बात तो रेस्ट्रिक्टेड होता है, यानी दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसको एक्सेस नहीं कर सकता, जिसके पास सिर्फ एक्सेस होगा, जैसे कि वहां के एम्प्लॉय। यूजर्स कौन है? वहां के जो एम्प्लॉय हैं, यानी जिसके पास उसका एक्सेस है। सिक्योरिटी में फायरवॉल का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल, एक बैंक के अंदर एम्प्लॉय द्वारा यूज किया जाने वाला नेटवर्क। आप जानते हैं कि जो बैंकिंग की साइट हैं, जिन पे बैंकिंग सिस्टम ऑपरेट करता है, उन साइट को आप एक्सेस नहीं कर सकते। वो सिर्फ पर्टिकुलर बैंक ही एक्सेस कर सकती है, या बैंक के एम्प्लॉय ही एक्सेस कर सकते हैं, जिनके पास एक एड्रेस हो, एड्रेस के साथ साथ लॉगिन क्रेडेंशियल्स हो, वही लोग उस साइट को एक्सेस कर पाते हैं। तो ये एग्जांपल हो जाता है इंट्रानेट का। तो अगर यहाँ इंटरनेट हो गया, ये इंटरनेट हो गया, तो फिर एक्स्ट्रानेट क्या हुआ? तो एक्स्ट्रानेट को ऐसे समझिए कि जब ऐसा नेटवर्क जिसमें दो कंपनियां, देखिए इंट्रानेट एक कंपनी के लिए है, लेकिन जब दो कंपनी अपने अपने इंटरनेट को या अपने नेटवर्क को इंटरक्रॉस करती है, यानी किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए नेटवर्क शेयरिंग करती है, तो उसे कहते हैं एक्स्ट्रानेट। क्या है? कंट्रोल्ड प्राइवेट नेटवर्क, जो बाहरी सिलेक्टेड यूजर्स, वेंडर्स, पार्टनर के साथ शेयर किया जाए। एक्सेस इसका भी रिस्ट्रिक्टेड होगा, और कौन यूज कर सकेगा? सिलेक्टेड यूजर्स, ठीक है, क्लाइंट्स जो हो गए। सिक्योरिटी के लिए आप वीपीएन यूज कर सकते हैं, इंक्रिप्शन मेथड का यूज कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, दो कंपनी जैसे एक पे काम कर रही हो, मान लीजिए एक कंपनी ओरेकल, वो कोई सॉफ्टवेयर बना रही है, कोई डेटाबेस बना रही है, दूसरी कंपनी है गूगल, वो कोई प्रोजेक्ट बना रही है, तो दोनों का आपस में लिंकिंग हो सकता है किसी एक प्रोजेक्ट को लेकर। जैसे नासा और इसरो किसी एक अगर मिशन पे काम कर रहे हैं, तो दोनों में जो डाटा शेयरिंग होगी आपस में, वही आपका एक्स्ट्रानेट कहलाएगी। हालांकि वो बेहद सिक्योर नेटवर्क होंगे। आगे देखें कि इंटरनेट क्या है, इस बात को हम गहराई से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि इंटरनेट में जो सबसे ज़्यादा आप एक चीज़ सुनते हैं, एक वर्ड यूज़ करते हैं, www। अब ये www पहले क्या हुआ करता था? एक ब्राउज़र हुआ करता था। हालांकि इंटरनेट की शुरुआत भी यहीं से होती है, तो यहाँ से हम इसको एक्सेस करते हैं। लेकिन आप ये भी समझते हैं कि आप लैन, मैन, वैन, इनका नाम जानते हैं, और ये समझते हैं कि इंटरनेट जो हम मौजूदा यूज कर रहे हैं, वो लैन का भाग है, वैन का भाग है, या पैन का भाग है। तो यहाँ पर जो दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है, उसे हम क्या कहेंगे? वाइड एरिया नेटवर्क। काम किस पे करेगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसी को बोलते हैं शॉर्टकट में टीसीपी आईपी। यानी पूरी ट्रांसमिशन का डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाना और वहां से डेटा वापस आना, इसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन। और उसका कंट्रोल जिस माध्यम से होता है, उसका नाम, यानी प्रोटोकॉल्स तो आप समझते हैं, नियमों का एक संग्रह, उसी को बोलते हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। दूसरी चीज क्या है? इसकी कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल संस्था इसको ऑपरेट करती है। जैसे आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, या फिर सबसे बड़ी बात कहें तो गूगल यूज कर रहे हैं, इन सबकी एक अथॉरिटी कंपनी है गूगल। वो बाकी चीज़ों को इनकॉर्पोरेशन ऑपरेट कर रहा है, यूट्यूब हो, उसके अलावा फेसबुक की जो मेटा कंपनी है उसको ऑपरेट कर रही है, व्हाट्सएप को ऑपरेट कर रहा है। तो इनकी कोई ना कोई कंपनी होती है, जितनी साइटें हम लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर इंटरनेट की बात कहें, तो दुनिया के इंटरनेट पर किसी का वास्तविक कंट्रोल नहीं है। सारी इंफॉर्मेशन सर्वर पर, और वहां सर्वर के जो डेटाबेस होते हैं वहां पे स्टोर होती है, और आपके पास एक्सेस होना चाहिए कि आप उस डेटाबेस तक पहुंच सके। वहां पर या तो आप अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करें, या वहां जो इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको आप रिट्रीव कर सकें। बस यही कहलाता है इंटरनेट। और बात आती है दूरी की। हो सकता है आप अपने सिस्टम पे इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर रहे हो या सेव कर रहे हो,
हो सकता है आप अपने घर में रखे हुए सिस्टम पर ऑफिस से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो सकता है आप अपने घर से अपनी संस्था के नेटवर्क पर या उनके सर्वर पर डेटा भेज रहे हो या प्राप्त कर रहे हो, या हो सकता है आप एक देश में बैठ करके दूसरे देश के डेटाबेस से कनेक्ट कर पा रहे हो। तो यही चीज कहलाती है इंटरनेट। ठीक, मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक आइडिया आपको मिल गया होगा। दूसरी बात करें तो इनके फादर कहलाते हैं, फादर ऑफ इंटरनेट, विंट सर्फ। विंट सर्फ इसलिए फादर ऑफ इंटरनेट कहलाते हैं क्योंकि इन्होंने जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जिसके माध्यम से पूरा इंटरनेट चलता है उसको बनाने में एक विशेष भूमिका निभाई थी। ठीक है, अग्रणी भूमिका निभाई। उसके बाद फादर ऑफ इंटरनेट मानते हैं इसको। फादर ऑफ टीसीपी आईपी, देखिए ये एक सहायक के रूप में काम करते थे, बॉब खान नहीं नाम है इनका, नाम है आपके रॉबर्ट काहन। गलत है ये, यहाँ पे नाम हो जाएगा रॉबर्ट काहन। इन्होंने विंट सर्फ के साथ मिल करके टीसीपी आईपी पर काम किया, क्योंकि सारा काम जो इंटरनेट का है वो डेटा के ट्रांसमिशन पर ही है और कोई नई चीज बिल्कुल भी नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, जैसे आप पत्र भेजते हैं तो ये इसको भी अगर आप इंटरनेट से जोड़ के देखें तो ठीक वैसा ही है। आप कोई चीज़ भेजते हैं फिर रिसीव करते हैं, ये बात अलग है कि कई बार उसके माध्यम चेंज हो जाते हैं, वैसे यहाँ भी माध्यम चेंज होंगे, वो आप आगे देखेंगे। इंटरनेट के मॉडर्न प्रिंसिपल क्या है ये समझते हैं। जैसे कि हालांकि बहुत सारे टर्म हैं लेकिन उनमें से कुछ टर्म को यहाँ पे रखा गया है, मैं समझाता हूँ आपको। एक टर्म है नेट न्यूट्रलिटी। क्या होता है? तो इंटरनेट प्रोवाइडर्स जो है वो इंटरनेट पर सारा डेटा इक्वली ट्रीट करते हैं। यह रेलगाड़ी की तरीके नहीं है कि कानपुर के स्टेशन मास्टर ऐसा करे कि जो लखनऊ मंडल की गाड़ी आ रही है उसके लिए हरा सिग्नल दे दे, लेकिन जो बंगाल की गाड़ी आ रही है उसको कह दे कि तुम वेट करो पहले हमारी गाड़ी निकलेगी। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे क्या करना होता है, इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा आपको, डेटा को इक्वली ट्रीट। जैसे अगर आपके पास वैलिड रिचार्ज है तो फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों के चलने की स्पीड क्या होगी, सेम होगी। तो फिर आप कहेंगे कि फिर ये आपकी बैंकिंग की साइट स्लो क्यों है। आप ये कहेंगे कि व्हाट्सएप तो तेज चलता है, फेसबुक तेज चलता है, इंस्टाग्राम तेज चलता है, लेकिन आप जब यूपीपीएससी की साइट पे जाते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने, वहाँ पे टू मैनी यूजर्स लिख के आता है। आप आयोग की साइट पर जाते हैं फॉर्म भरने, वहाँ पे वो जो है एरर कोड करके आ जाता है। या फिर आप कोई अन्य गवर्नमेंट की संस्था ले ले, वहाँ पे जब आप कोई काम करते हैं, जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं लूँ तो स्कॉलरशिप की साइट लोगों को रुला देती है, ये मान के चलिए कंप्लीट होते होते फॉर्म। तो यहाँ पर समस्याएं ये नहीं है कि रिचार्ज की समस्या हो और उनको इक्वली ट्रीट यानी नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट ना हो, बात है सर्वर की। जो गूगल है, जो इंस्टाग्राम है, जो फेसबुक है, इनके सर्वर बहुत अच्छे हैं, वहाँ की स्पीड अच्छी है, वहाँ की मैकेनिज्म अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। इसीलिए आप सिर्फ आप ही नहीं करोड़ों यूजर्स एक टाइम पर पूरे व्हाट्सएप को या इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं, कहीं लैकिंग की समस्या नहीं आती, साइट फंसती नहीं है, हैक नहीं करती। लेकिन लाखों की जगह आप सिर्फ करोड़ों की जगह आप कुछ हजार यूजर्स स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं तो वेबसाइट क्रैश कर जाती है। तो इसका सिंपल सा रीज़न यही है कि सरकार उनमें पैसा खर्च करना चाहती नहीं है, घटिया से घटिया सर्वर्स खरीदे जाते हैं, जिसके कारण आप लोगों को ये समस्या फेस करनी पड़ती है। अधिकारियों के लिए बाकी सारी सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन वेबसाइट के लिए कोई भी संस्था खासकर सरकारी पैसा नहीं अलॉट करती, जिसके कारण ऐसी दुविधाएं हमको देखने को मिलती है। VoIP का नाम सुना होगा आपने, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करके आप वॉइस ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप के जरिए वॉइस कॉल करते हैं, मैसेंजर के जरिए वॉइस कॉल करते हैं, या आपके पास जो अन्य ऐप हो, देखिए इस पर लिखा भी है, इंटरनेट का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप या फेसबुक कॉल, उसको आप VoIP कहेंगे। अब सबसे अच्छा टर्म आता है VoLTE। जब 4G पहली बार लॉन्च हुआ, जियो ने लॉन्च किया,
तो आपने देखा कि जब आप सिम डालते थे तो अभी भी जब 4G लिख करके आता है सिम में तो साइड में कहीं पर VOLTE भी लिखा होता है। तो उसका मतलब क्या होता है? वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ये क्रांति की तरह थी और इसका भी एक तरीके से विशेष योगदान रहा भारत में जो इंटरनेट की क्रांति आई इसको लेकर के। अब इसमें होता क्या है VoLTE में? 4G है पहली बात, तो 4G नेटवर्क पे काम करेगा। हाई क्वालिटी वॉइस कॉल आप इससे कर पाएंगे। जो लैकिंग की समस्या यहां पर आपको देखने को मिल रही थी 3G में, वो समस्या यहां पर नहीं है। बहुत हाई क्वालिटी में आप कॉल कर सकते हैं। फोन पर बात करते समय एक साथ आप इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं और आप कॉल भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये टेक्नोलॉजी। WW की बात करें, वर्ल्ड वाइड वेब की, तो इंटरनेट पर स्टोर की गई इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए या भेजने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आप जानते हैं इसके बारे में, सबसे पहली शुरुआत इंटरनेट की यहीं से होती है। ठीक, अब प्रश्न आता है कि इंटरनेट को एक्सेस कैसे किया जाता है। देखिए, इंटरनेट को एक्सेस करने के कई तरीके हैं, जिनमें जो सबसे डायरेक्ट तरीका हम लोग यूज करते हैं वो है वेब ब्राउज़र। हम सीधे सीधे वेब ब्राउज़र में जाते हैं और जिस साइट पर जाना होता है या तो हम सर्च इंजन की सहायता से कोई कीवर्ड सर्च करते हैं या फिर हम डायरेक्ट, जैसे हमें कोई फॉर्म भरना है तो डायरेक्ट आयोग की साइट पे जाएंगे, डायरेक्ट SSC की साइट पे जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट NTA की साइट पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे। लेकिन अगर हमें कुछ सर्च करना है, इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है, तो हम जाके किसी सर्च इंजन का सहारा लेते हैं और वहां पे अपना कीवर्ड टाइप करते हैं और वो कीवर्ड जैसे ही हम टाइप करते हैं वो सर्च इंजन उसके साथ जितने वेब पेजेस इनरोल होंगे या जितने पेजेस या साइट पर उसकी पकड़ होगी वहां सबसे डेटा फाइंड आउट करके लाएगा और आपको रिजल्ट के रूप में दे देगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यह है आपका सिंबल क्रोम का, और आप लोग जानते हैं क्रोम किसका ब्राउजर है? गूगल का। यह है आपका मोजिला फायरफॉक्स, और जानते हैं कि यही पहला ब्राउजर है जो आपका ओपन सोर्स है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ओपन सोर्स ब्राउजर कौन सा है। तीसरा है आपका एज, माइक्रोसॉफ्ट एज। ये माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 के साथ लॉन्च किया है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का पहले जो वेब ब्राउजर आता था जिसका नाम था इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो अब बंद कर दिया है, उसकी जगह क्या लॉन्च किया है? एज। और उसके बाद ये जो सिंबल आप देख रहे हैं चौथा, ये है सफारी का, जो है एप्पल कंपनी का। और उसके बाद जो सिंबल आप देख रहे हैं ये है टॉर का। अब टॉर जो है वो ज्यादातर हैकिंग के लिए या ऐसी साइट को यूज करने के लिए किया जाता है जिनमें आप नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस नहीं कर पाते। जैसे आपने डार्क वेब का नाम सुना होगा, या ऐसी इलीगल साइट्स हैं जो नॉर्मल, ये जो ब्राउजर दिख रहे हैं इनकी एल्गोरिदम से वो साइट बाहर हो जाती है, उन साइट पर इनकी कोई पकड़ नहीं होती, तो उन साइट को एक्सेस करने के लिए हैकर्स हो गया या व्यक्तिगत तौर पर लोग टॉर ब्राउजर का यूज करते हैं। और यहाँ पे इनकी जानकारी दी गई है, जैसे गूगल के ब्राउजर है क्रोम और क्रोमियम, एप्पल का है सफारी, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर और एज, और ओपन सोर्स की बात करें तो मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, हिस्ट्री की बात करें तो जो पहला ब्राउजर है वो WW के नाम से यानी वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से 1990 में आया, और ग्राफिकल ब्राउजर जिसमें ग्राफिक्स भी सपोर्ट थी वो मोज़ैक के नाम से 1993 में आया था। इसके साथ ही टॉर की बात करें तो मोस्ट सिक्योर एंड प्राइवेट ब्राउजर है आपका, आप लोग VPN का यूज करना जानते होंगे। टॉर, जिसे द ओनियन राउटर के नाम से भी जानते हैं, इसका इस्तेमाल हैकर भी करते हैं। जैसे कि और अगर कुछ ब्राउजर की मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लोग याद करिए एक ब्राउजर यूज करते थे जिसका नाम था UC ब्राउजर, और एक ब्राउजर की मैं बात करूं उसका नाम था ओपेरा मिनी। ये भी बड़े फेमस ब्राउजर रहे अपने समय के। हालांकि अब भारत में ये बैन है क्योंकि चाइनीज कंपनी है और ये थोड़ा सा डेटा को इधर से उधर भी कर रही थी। अब आगे हम लोग देखते हैं
आगे देखते हैं सर्च इंजन क्या होते हैं। देखिए सर्च इंजन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा एप्लीकेशन है इंटरनेट का जो लिस्टेड, ये भी याद रखिएगा, सर्च इंजन में जो लिस्टेड वेबसाइट होती हैं उनकी क्राउलिंग करता है, अर्थात उनमें जो कंटेंट होता है, उनमें जो इंफॉर्मेशन होती है, उनमें जो वेब पेजेस अलग अलग लगे हुए होते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन निकाल करके यूजर को देता है। और ये सारा काम चलता है कीवर्ड से। ठीक है, तो क्या है सर्च इंजन? एक सॉफ्टवेयर है जो वेब पर स्टोर की गई इंफॉर्मेशन को फैच करके फैचिंग का काम करेगा, और जो टाइम लगता है सर्च करने में उसी को बोलते हैं फैच टाइम के लिए यूज करते हैं। क्या करेगा सर्च इंजन? वेब पेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। इस प्रोसेस को वेब क्राउलिंग या वेब स्पाइडरी भी कहते हैं। आपके सामने कुछ सर्च इंजन है, जैसे गूगल सबसे ज्यादा आप जानते हैं, बिंग है, याहू है, ask.com है, उसके अलावा डक डक गो है, बहुत प्राइवेट है, बैदू है, एंडेक्स है, AOL.com, ये सारे आपके सर्च इंजन है। और एग्जाम में सीधे सीधे यहीं से प्रश्न बनता है, 4 दे दिए जाएंगे और एक कोई सॉफ्टवेयर दे देंगे, दूसरा एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर, और आपसे पूछेंगे निम्न में कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो थोड़ा सा आप इनको एक नजर देख लीजिए, क्योंकि गूगल तो जानते हैं आप, याहू जानते हैं, लेकिन इनमें से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ये एक सर्च इंजन का एक प्रोटोटाइप दिखाया गया है कि ये सर्च इंजन है, और दुनिया भर की सारी वेबसाइट, अब समझिए ये एक वेबसाइट समझ लीजिए इसको, अब इसके मल्टीपल वेब पेजेस इससे कनेक्टेड है, सारे चीजें इससे कनेक्टेड है, और जब आप कोई चीज सर्च करते हैं तो फला फला कीवर्ड सारे वेबसाइट में देखता है और फिर आपको निकाल करके दे देता है। आगे देखिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कुकीज। अब देखिए कुकीज को खाने वाली मत लीजिए उसको, ये समझिए कुकीज एक ऐसा सॉफ्टवेयर का कोड है जिसके माध्यम से आप जो भी ब्राउजिंग कर रहे हैं अपने वेब ब्राउजर पर, उसमें जो एक्टिविटी आप ज़्यादा कर रहे हैं, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन एक टेक्स्ट फाइल के रूप में आपके ही ब्राउजर में स्टोर हो जाती है, टेक्स्ट फाइल के रूप में। और जब आप अगली बार उस साइट को एक्सेस करते हैं तो वहां से कुकीज से डेटा फेच आउट होकर के आता है कि आप ये सर्च कर रहे हैं, ये आपकी लॉगिन इंफॉर्मेशन है, वगैरह वगैरह। तो इससे थोड़ा सा ये कहें कि वो साइट फास्टली एक्सेस हो जाती है, लेकिन इसके माध्यम से आप जो है कभी जो है हैकिंग के शिकार भी हो सकते हैं। कैसे समझिए कैसे काम करती है। कुकीज का सबसे कॉमन यूज वेबसाइट एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए किया जाता है कि आप फला फला वेबसाइट पे क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या सर्च कर रहे हैं। जैसे आप किसी वेबसाइट पे कुछ सर्च करिए तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही आप उसमें जाएंगे उसी से रिलेटेड चीजें दिखाने लगेगा, या आप उसकी हिस्ट्री में देखेंगे तो वही दिखाने लगेगा। अब आप सोचिए कि हिस्ट्री कहाँ रिकॉर्ड हो रही है, तो ये उसी वेबसाइट की कुकीज में स्टोर्ड हो रही है। छोटी छोटी क्या होती है, टेक्स्ट फाइल होती है। काम क्या होगा, सर्वर चुपके से आपके ब्राउजर पर एक टेक्स्ट फाइल भेजेगा, बना देगा, और आपका ब्राउजर उस फाइल को क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। फिर आप जो भी सर्च करेंगे, ब्राउज करेंगे, वो इस फाइल में सेव हो जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी, और बिना बताए इस फाइल को सर्वर जो है वो पढ़ लेगा, जिससे आपकी एक्टिविटी के बारे में उसको जानकारी हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप गूगल क्रोम पे जाइए और वहां पे कोई मोबाइल सर्च कीजिए, लैपटॉप सर्च कीजिए, कोई भी खरीदने वाली चीज सर्च कीजिए 2-3 बार, फिर आप देखेंगे कि आप इंस्टाग्राम भी ओपन कर रहे हैं तो वही चीज आ रही है, या कोई और साइट चला रहे हैं तो वहां भी उसी के सारे एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं कि यहाँ से खरीद लीजिए, जहाँ इतना परसेंट ऑफ है, यहाँ उतना परसेंट ऑफ है। यही चीज होती है, कुकीज के माध्यम से आपकी इंफॉर्मेशन इधर से उधर की जाती है। अब कुकीज में एक समस्या है, कुकीज से बच पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन भी है। आप इन्हें डिलीट कर सकते हैं, पर सर्वर पर अगली बार विजिट करने पर यानी सर्वर फिर से इनको बना देगा। आप देखते हैं कि जैसे वेब ब्राउज़र आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाए, तो आप कुकीज़ क्लियर कर सकते हैं, डेटा क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप नेक्स्ट टाइम विजिट करते हैं किसी साइट को, फिर से कुकीज़ बन जाती है। आगे देखें, कभी कभी आपने देखा होगा कोई साइट आप जब एक्सेस करते हैं तो वहां पे आपसे परमिशन मांगी जाती है, अलाउ कुकीज़।
और जब आप उसको एक्सेप्ट कर देते हैं तो एक लीगल तरीका हो जाता है आपके द्वारा सर्च की गई, आपके द्वारा जो सर्फिंग की इंफॉर्मेशन है वो सारी स्टोर करने का। अब चलते हैं वेबसाइट की एनाटॉमी पर, क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे एक वेबसाइट है, वेब पेज है और वेब पोर्टल है, इनमें क्या क्या अंतर होता है। वेब पेज का मतलब एक सिंगल डॉक्यूमेंट, एक वेब पर एक सिंगल जो डॉक्यूमेंट होता है उसे हम वेब पेज बोलते हैं। वेबसाइट का मतलब सारे डॉक्यूमेंट जो रिलेटेड हो किसी से एक ही जगह स्टोर्ड हो, यानी एक वेबसाइट के एक डोमेन नेम के अंदर, वो आपकी पूरी वेबसाइट कहलाती है, कलेक्शन होना चाहिए। होम पेज का मतलब है किसी वेबसाइट का पहला पेज या मेन पेज उसका होम पेज कहलाता है। इसे इंडेक्स पेज के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, इसे इंडेक्स पेज के भी नाम से जानते हैं और डिफॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दो चीजें। वेबसाइट समझ गए, पब्लिकली एक्सेसिबल होती है, कोई लॉगिन की जरूरत नहीं है, आप उसको जो है एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो आईआरसीटीसी की हो या फिर किसी अन्य जैसे सरकारी रिजल्ट की हो वगैरह वगैरह, फ्लाइट बुक करना हो, कुछ भी। लेकिन अगर वेब पोर्टल की बात करेंगे तो वहां जब तक आपके पास लॉगिन डिटेल नहीं होगी आप वेब पोर्टल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। दोनों का एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं अभी। जैसे कि ये हमने ओपन किया क्रोम ब्राउजर, ठीक है। अब इस क्रोम ब्राउजर पर हम लोग एक साइट ओपन करेंगे, जैसे कि ठीक है। अब ये साइट आपके सामने ओपन हो गई है। अब यहां पर आपको इस साइट का यूआरएल दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो पेज दिख रहा है पहला पेज, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट पेज, होम पेज या मेन पेज। जब इस पेज को आप वेबसाइट पे स्टोर करते हैं तब ये या तो इंडेक्स पेज के नाम से सेव होगा या फिर डिफॉल्ट पेज के नाम से। अब पेजेस क्या होते हैं, मान लीजिए मैं यहां पे गया और मैंने कोई दूसरा पेज ओपन कर दिया, तो अब देखिए साइट तो यही थी upsc.up.nic.in, लेकिन ये जो दिख रहा है notification.aspx, ये कहलाता है आपका वेब पेज पर्टिकुलर। एक वेबसाइट में होम पेज एक ही होगा लेकिन उस वेबसाइट में पेजेस बहुत सारे हो सकते हैं रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो ये आपको एक चीज समझ में आ रही है, वेबसाइट समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था हमारा। दूसरा कॉन्सेप्ट था वेब पोर्टल। ये क्या होता है ये भी समझते हैं। अब देखिए, दूसरे पोर्टल के लिए हम जाते हैं edistrict.up.gov पर, और यहां से ये देखिए उत्तर प्रदेश का एक वेब पोर्टल है। अगर आपको यहां से कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, लॉगिन डिटेल होनी चाहिए। यानी बिना लॉगिन डिटेल के, अब लॉगिन टाइप देखिए सिलेक्ट कर सकते हैं यहां से, आप कौन है, डिस्ट्रिक्ट डीएसपी एडमिन है, अप्रूवल अथॉरिटी है, वेरीफाई अथॉरिटी है, ई डिस्ट्रिक्ट यूजर है। तो जब तक आपके पास ये लॉगिन क्रेडेंशियल्स नहीं होगा आप सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस वेब पोर्टल को यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये था वेब पोर्टल और वो थी वेब साइट। तो ये बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं एक वेबसाइट बनाने वाली भाषाएं कौन सी हैं। तो जानते हैं आप, वेबसाइट बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली भाषा का नाम है HTML। क्या नाम है, HTML, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTML से किसी भी वेबसाइट का कोर स्ट्रक्चर डिजाइन होता है कि वो दिखेगी कैसी, मतलब उसमें डेटा कौन, डेटा कहां पर आएगा, उसकी पोजीशन उस वेब पेज पर कहां होगी, ये डिसाइड करेंगे हम लोग HTML से। लेकिन इसको भी सही तरीके से डिसाइड करने के लिए देखिए चित्र के माध्यम से
ये देखिए कंकाल दिया गया है, यहाँ पे देखिए उसकी ड्रेसिंग कर दी गई है और इस तरीके से वहां पे रनिंग कर रहा है। कैसे करेगा? अब देखिए यहाँ पे जो काम हुआ है वो हुआ है सीएसएस का, कास्केडिंग स्टाइल सीट का। लेकिन वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो चीजें हैं वो है आपकी जावा स्क्रिप्ट, यानी जेएस लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको दिखाऊं अभी। जैसे कि आप एक वेबसाइट पे गए और यहां पर आप सर्च करिए हम लोग चलते हैं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर। अब देखिए जैसे ही वेबसाइट खुली ये एक पॉपअप अलर्ट मेनू आपके सामने आ गया। इसको लाने का काम आपके किसने किया? जेएस ने, जावा स्क्रिप्ट ने। ठीक है, ये किसका काम है? जावा स्क्रिप्ट का काम है। इसके अलावा ये जो पेज दिख रहा है आपको, यहां पर ये टेक्स्ट रहेगा, यहां पर ये टेक्स्ट रहेगा, इसके साथ ही ये बॉक्स यहां पर दिखेगा, फोटो यहां पर होगी। ये सारा काम है HTML का, लेकिन इनका कलर ऐसा होगा, ये नीचे से ऐसा थोड़ा शेडो दिखेगी। इस बॉक्स को राउंड अप करना है, यहाँ पे कॉलम देना है। ये सारा काम आप कर सकते हैं CSS के माध्यम से, यानी कास्केडिंग स्टाइल सीट के माध्यम से। तो यहाँ आपने देखा कि इन तीनों का कैसे अलग अलग काम होता है। हालांकि एक और लैंग्वेज है जिसका बहुतायत से यूज होता है, जिसका नाम है PHP। क्या नाम है? PHP। इसका काम क्या होता है? ये भी डिजाइनिंग के काम में आती है। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर इसका फुल फॉर्म होता है। इसके साथ देखेंगे वेबसाइट का एड्रेस, URL, URI और URN को समझेंगे हम लोग। जैसे URI ये कैसे बनता है? पहली बात तो आप समझते हैं URL क्या होता है। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसी वेबसाइट का एड्रेस है। URN का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, उसका नाम क्या है। और इन दोनों को अगर मिला दें तो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर ये एंटिटी बन जाती है। जैसे इसमें दिया है, आपको ढूंढने के लिए मुझे आपका नाम URL और पता URL दोनों चाहिए। आपका पता भी चाहिए और आपका नाम भी पता होना चाहिए, तभी आपको मैं ढूंढ सकता हूँ या आपके पते पर पहुंच सकता हूँ। ठीक है, और ये पूरी इंफॉर्मेशन आपका आइडेंटिफायर है। जैसे आपका आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड में आपका नाम भी है और आपका एड्रेस भी है, वो पूरा का पूरा आधार कार्ड क्या कहलाएगा? URI, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ये आप देख सकते हैं एक साइट का एड्रेस है और उस पर कौन कौन सी चीजें, जैसे HTTP प्रोटोकॉल यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये सब डोमेन होस्ट नेम है, गूगल लिखा हुआ है, ये इसको डोमेन नेम कहते हैं और ये टॉप लेवल डोमेन नेम होता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं .org या .net, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। अब काम क्या होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो URL का काम है वो ये बताएगा कि रिसोर्स कहां पर स्थित है, यानी वेबसाइट किस सर्वर पर होस्ट है। URN का नाम ये बताएगा कि रिसोर्स का नाम क्या है। जैसे नाम तो अगर उसका गूगल कह सकते हैं, लेकिन वो कहां पर होस्ट है, किस सर्वर पे होस्ट है, वो आपका URN कहलाएगा। फिर समझते हैं इंटरनेट की बुनियाद कैसे चलता है। तो कई बार तो सीधे सीधे आपको ISP का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट की सर्विस देते हैं। हालांकि दुनिया में कोई इंटरनेट को कंट्रोल नहीं करता, लेकिन फिर भी कुछ लोग आपको इंटरनेट देने का काम या रोकने का काम करते हैं, यही आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाते हैं। जैसे आप जो इंटरनेट यूज करते हैं या तो जियो का यूज कर रहे होंगे या एयरटेल का यूज कर रहे होंगे या BSNL का यूज कर रहे होंगे, या फिर ब्रॉडबैंड की कोई सर्विस जैसे एक्साइटेल नेट यूज कर रहे होंगे या जियो फाइबर यूज कर रहे होंगे, तो ये आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ये अपने लेवल पर कुछ साइट्स को ब्लॉक भी कर सकते हैं या आपको एक्सेस प्रदान भी कर सकते हैं। अब ये जो इंटरनेट चलता है वो या तो आप डायरेक्ट एक ऐसा कनेक्शन ले जो वाईफाई का कनेक्शन हो या सैटेलाइट का कनेक्शन हो, लेकिन फिर भी कोई भी कनेक्शन हो बिना केबल के पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं केबल का यूज होता है।
जैसे नेटवर्किंग केबल्स आपके 3 दी गई। नंबर 1 ट्विस्टेड पेयर केबल। अब ये क्या है कि जो टेलीफोन लाइन होती है या जो लैन कनेक्शन होता है वहां पर इन केबल का यूज होता है। आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में एक ट्विस्टेड पेयर केबल है और इसमें बहुत सारे वायर निकले हुए हैं जिनको एक निश्चित क्रम में जोड़ने पर हम लोग इंटरनेट चला सकते हैं। ये मैंने आपको दिखा दी। कोक्सियल केबल की अगर बात करूं तो अगर आपके घर में डिश लगी होगी, डिश टीवी, जहां से एंटीना से एक वायर आता है, वो देखेंगे, वो होती है आपकी कौन सी केबल? कोएक्सियल केबल। एंटीना के कनेक्शन में यूज होती है, जिसमें एक कॉपर की कोर होती है और एक आउटर शील्ड होती है जो मेटल की बनी होती है। बाकी जो आपका इंसुलेटर लगा हुआ था ताकि दोनों चीजें आपस में कनेक्ट न कर पाए। इसके अलावा जो आपकी सबसे तेज चलने वाली और सबसे महंगी केबल है उसका नाम है फाइबर ऑप्टिक केबल। याद रखिएगा, सबसे फास्ट होती है, हाई बैंडविड्थ होती है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, या यूं कहें कि जहां पर बहुत हाई स्पीड डेटा की जरूरत होती है वहां पर हम लोग इस केबल का यूज करते हैं। बिना फाइबर ऑप्टिक्स के ये समझिए न 4G संभव है न 5G संभव है। आगे चलते हैं, डेटा का सफर यानी स्विचिंग मेथड क्या होता है, आपके पास डेटा पहुंचता कैसे है। हालांकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे दो तरीके हैं, एक है सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह के बीच में एक फिजिकल लाइन क्रिएट हो जाती है, रूट। जैसे कोई नेता आते हैं देश में, देश कह रहे हैं किसी स्थान पर, तो वहां पर एक ग्रीन बेल्ट जनरेट कर दी जाती है, यानी एयरपोर्ट से लेकर के जहां तक नेता को जाना है वहां तक का जो रास्ता है, जैसे ही नेता आ जाएंगे फिर कोई यूज नहीं कर पाएगा। नेता ही जाएंगे, लीडर ही जाएंगे, बड़ा व्यक्ति ही जाएगा, आम जनता उसको यूज नहीं कर पाएगी कि चलो नेताजी जा रहे हैं या नेताजी नहीं जा रहे तो थोड़ी थोड़ी दूर आम जनता जा रही, ऐसा नहीं होता। तो वहां पर यूज हो जाएगा, दिया भी गया। देखिए, कनेक्शन ओरिएंटेड होती है। पहली चीज, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच एक डेडिकेटेड फिजिकल पाथ पहले से बन जाता है जैसे ही आप अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। जैसे ही नेताजी एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं वहां से लगा करके जहां जाना होता है तुरंत एक पाथ, एक रास्ता क्रिएट हो जाता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक का। फिर क्या होता है, डेटा डिलीवरी, सारे डेटा पैकेट्स एक ही पाथ को फॉलो करते हैं, एक ही रास्ते से जाएंगे। बैंडविड्थ कैसी रहेगी, एडवांस में रिजर्व हो जाती है जिसे वेस्टेज भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क लाइन, तभी आप देखते होंगे कि जब ज्यादा लोड हो जाता था उस टाइम टेलीफोन लाइन पे तो वहां पर लैकिंग की समस्या आ जाती थी, लाइन कट हो जाती थी, आवाज जाती नहीं थी, या और भी समस्याएं आप देख सकते थे उस टाइम क्या क्या होती थी। हालांकि अब जो नया कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं पैकेट स्विचिंग, यानी डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में बांट करके भेजना और एकदम फ्रीली भेजना। ऐसा नहीं है कि एक डेटा दूसरे डेटा के साथ, डेटा पैकेट दूसरे डेटा पैकेट के साथ जुड़ा हुआ है। हर डेटा पैकेट अलग अलग होगा और हर डेटा पैकेट के पास जो डेटा पैकेट उससे आगे चला गया है उसका एड्रेस और जो डेटा पैकेट पीछे आ रहा है उसका एड्रेस होता है, ताकि सोर्स से निकलने के बाद जब डेस्टिनेशन में वो सारे डेटा पैकेट्स पहुंचे तो एक रिसोर्स, सॉरी, एक क्रम में, एक सीरियल में वहां पे स्टोर हो। जैसे आप कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, आप मान के चलिए कि जो डेटा पैकेट्स आ रहे हैं, आपकी स्पीड है 1 Mbps, 2 Mbps, 3 Mbps, तो छोटे छोटे पैकेट्स में जो डेटा आ रहा है आपके सिस्टम तक, आपके मोबाइल तक, अगर सोचिए उसका सीरियल गड़बड़ हो जाए या वो सीक्वेंसिंग में ना रहे तो हो सकता है कि विलन को मारने वाली सीन आप पहले देख ले और हीरो को जन्म बाद में हो। ऐसा भी हो सकता है अगर ये चीज सीक्वेंसिंग ना हो। तो ये भी समझिए क्या होता है कनेक्शन लेस, यानी एक निश्चित टाइम पर कनेक्शन की इसको आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं उसको पॉज भी कर सकते हैं, या नेटवर्क चला गया, नेटवर्क बाद में आएगा तब भी वो ऑन हो जाएगा, वहीं से डाउनलोडिंग स्टार्ट। पाथ, कोई डेडिकेटेड फिजिकल पाथ नहीं होता। डेटा डिलीवरी की बात करें तो डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ा जाता है और हर एक पैकेट इंडिपेंडेंटली ट्रेवल
कर सकता है। बैंडविड्थ की बात करें तो एफिशिएंटली यूज होती है, कोई रिजर्वेशन नहीं होता, जैसे कि इंटरनेट ऐसे ही काम करता है। उसके बाद बातचीत के तरीके को समझें तो यहाँ पर आपको 3 तरीके मिल रहे हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। बहुत बारीकी से समझेंगे। जैसे मेरे पास ये एक रिमोट है या मेरे पास ये मान के चलिए कीबोर्ड है, तो मैं सिस्टम को जब इनपुट दे रहा हूं तो मैं सिर्फ कीबोर्ड से सिस्टम को इनपुट दे सकता हूं, सिस्टम इस कीबोर्ड को कोई इनपुट या इस रिमोट को कोई इनपुट नहीं दे सकता। दूसरा एग्जांपल, जैसे मैं रेडियो से कुछ सुन रहा हूं तो उस टाइम मैं सिर्फ सुन सकता हूं, मैं रेडियो कुछ बता नहीं सकता हूं या रेडियो मेरी बात बिल्कुल भी सुनेगा नहीं। यानी सिर्फ सिंगल एक तरफ से डेटा आएगा, एक डेटा सोर्स होगा, एक उसकी डेस्टिनेशन होगी, वहां से कोई टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा। इसको वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये आपका क्या है, सिंप्लेक्स। यानी ए से बी की ओर डेटा जाएगा, बी से ए की ओर डेटा आने के कोई चांस नहीं। सेंडर सिर्फ डेटा भेज सकता है, रिसीव नहीं कर सकता। जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर या रेडियो ब्रॉडकास्ट, ये सिंप्लेक्स के उदाहरण है। अब बात करते हैं डुप्लेक्स की। डुप्लेक्स में क्या होगा, डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, दूसरी जगह से पहली जगह आएगा, लेकिन अंतर क्या होगा, एक टाइम पर एक ही व्यक्ति डेटा को भेज सकता है। कैसे, आपने नाम सुना होगा वॉकी टॉकी का। जब एक व्यक्ति बोल रहा होगा तो दूसरा व्यक्ति नहीं बोल सकता, बोलने को बोल सकता है लेकिन डेटा का ट्रांसमिशन नहीं होगा, क्योंकि सिंगल टाइम पर पाथ का यूज उस व्यक्ति ने कर लिया। क्या होगा, दोनों डायरेक्शन में होगा पर एक समय में एक ही व्यक्ति उसका यूज कर पाएगा। व्यक्ति का मतलब डिवाइस। डिस्क्रिप्शन, सेंडर भेज भी सकता है और रिसीव भी कर सकता है, पर एक साथ दोनों काम नहीं होंगे। दूसरी चीज, फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, ए एक टाइम पर बी को भेज भी रहा होता है और बी दूसरे टाइम पर ए को भेज सकता है या भेज रहा होता है। जैसे वीडियो कॉल, आप अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सामने वाला अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, दोनों एक टाइम पर इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे अब जो हम लोग कॉल करते हैं मोबाइल फोन पर, एक ही टाइम पर दोनों लोग बोलते हैं और दोनों लोगों तक समान मात्रा में डेटा पहुंचता रहता है। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है फुल डुप्लेक्स। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। कई बार पूछा जाता है मॉडेम क्या है, फुल डुप्लेक्स है या सिंप्लेक्स है, तो आप जानते हैं मॉडल फुल डुप्लेक्स मोड पे काम करती है। पहले के जमाने की कुछ मॉडेम ऐसी भी होती थी जो हाफ डुप्लेक्स पे भी काम करती थी। और यहीं के साथ ये आज का सेशन समाप्त होता है। अगली क्लास में हम और भी जानेंगे कंप्यूटर की बारीकियों को। तब तक के लिए आप बने रहिए वेदांत क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।